नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो सेशन है, ये जो हमारा मुद्दा है, आज पाठ्यक्रम डिस्कशन पर ये हमारा मुद्दा है। किस एग्ज़ाम के लिए पाठ्यक्रम हम ये डिस्कस करने वाले हैं? सहायक प्राध्यापक परीक्षा, एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एक शानदार परीक्षा, एक शानदार पद है ये, सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि क्या आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, कैसा परीक्षा का पैटर्न है, और साथ ही साथ कुछ और अतिरिक्त जानकारियां जो मैंने अनुभव फेस किए हैं कि कैसे आपको इस पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र पर मुख्य बातें रहेंगी, साथ ही साथ द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें तो आपके अलग अलग विषय रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे उन विषयों को, उसकी भी थोड़ा बहुत जानकारी मैं दूंगा आपको। तो चलिए, सहायक प्राध्यापक पाठ्यक्रम का परिचय, ये हमारा आज का मुद्दा है। ये आप आयोग की वेबसाइट में जाएंगे तो सभी जानकारियां उपलब्ध है वहां पर, अलग अलग हिस्से पर। सबसे पहले हम परीक्षा की जानकारी कुछ लेंगे। तो ये आपके आयोग में ऐसा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024, इसके पहले सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 पूरी हो चुकी है, उसके इंटरव्यू साक्षात्कार चल रहे हैं। तो अभी ही परीक्षा वो हुई थी, तो अच्छा है कि आपके पास उसका अनुभव एक रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न पर आ रहे हैं, वो भी एक आइडिया लग जाएगा। तो ये सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 है, जो होने वाली है आपकी जून से शुरू। प्रथम प्रश्न पत्र की बात, पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का है, इसे हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। फर्स्ट पेपर की बात हम करने वाले हैं। थोड़ा सा परीक्षा योजना की बात करें, जैसा आयोग ने प्रॉपर दे रखा है वैसे ही मैंने ये विभाजित कर रखा है। ये सेक्शन ए है आपका। इसमें अंक योजना की बात हम सबसे पहले करते हैं कि कौन सा प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा, और साथ ही साथ एक जो प्रश्न है कितने अंक का होगा, और टोटल कितने अंक होंगे, ऐसा कुछ बातें। तो देखिए, प्रश्न पत्र यहाँ लिखे गए हैं। दो प्रश्न पत्र होंगे, एक है प्रथम प्रश्न पत्र और एक है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो दो प्रश्न पत्र होने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, और दूसरा जो आपका मुख्य विषय होगा, जैसे कोई व्यक्ति आपके हिस्ट्री से होंगे, कोई ज्योग्राफी से होंगे, कोई इकोनॉमी से होंगे, या कोई और विषय जो भी आपका हो उससे रिलेटेड आपका होगा। ये प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी? तो प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, 50 प्रश्न इसमें रहेंगे विद्यार्थियों, 50 प्रश्न रहेंगे। और दूसरे प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न रहेंगे। दूसरे प्रश्न पत्र पर कितने रहेंगे? 150 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों एक प्रश्न की जो कीमत है, कीमत का अर्थ ये है कि एक प्रश्न की जो वैल्यू है, जो कितने अंकों का होगा, वो रहेगा, आप देखिएगा, तो 50 गुणे आप 4 करेंगे तब ये आपको 200 की वैल्यू आएगी। तो मतलब एक प्रश्न जो है आपका 4 अंकों का होने वाला है। एक प्रश्न कितने अंकों का? 4 अंकों का होने वाला है, और 200 अंक का ये प्रश्न पत्र प्रथम होगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम प्रश्न पत्र क्या? तो प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन रहेगा, जनरल स्टडीज जिसमें कुछ विषय होंगे, अभी उस पर बात करेंगे हम। और वो जनरल स्टडीज में कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा आपके 4 अंकों का, अर्थात कुल जो वो प्रश्न पत्र का अंक होगा वो 200 अंक होगा, और 1 घंटे मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा? 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 1 घंटे का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, और उसके बीच में फिर थोड़ा गैप दिया जाता है, और फिर दूसरा प्रश्न पत्र शुरू होता है आपका। दूसरे प्रश्न पत्र में आपका ये संबंधित विषय, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी से हो सकते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 150 गुणे 4 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 6 आएगी। कितना? 600। तो ये 600 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? तो 150 होगी, और कितने अंक होंगे? टोटल 600 अंक होंगे। कितना समय मिलेगा इन 150 अंकों को करने के लिए? तो आपको मिलेगा 3 घंटा। इतना कम से कम मिलता ही है। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आए होंगे, सेट क्वालिफाई करके आए होंगे, तो उसमें तो टोटल आपका 150 प्रश्न ही आते हैं, जिसमें 50 प्रथम प्रश्न पत्र के और 100 जो मुख्य विषय आपका होता है उससे रिलेटेड। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ रहता है। 50 प्रश्न आते हैं आपके फर्स्ट पेपर से, और 150 प्रश्न आते हैं सेकंड पेपर से, जो आपका मुख्य विषय होता है। कुल 200 और 600 ऐसे 800 अंक आपके हो जाते हैं यहाँ तक 2 प्रश्न। यही मुख्य बात है। फिर आपका होता है साक्षात्कार। कितना होता है? यहाँ पर 200 अंक आपके 800 अंक, 200 प्रश्न 800 अंकों के लिए निर्धारित हो गए। फिर 100 अंक विद्यार्थियों निर्धारित किए गए हैं साक्षात्कार के लिए।
100 अंकों का साक्षात्कार होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है विद्यार्थियों, आप ऐसा मत समझ लेना। हालांकि थोड़ा एक बेनिफिट यहाँ रहता है कि आपने सब्जेक्ट पर अपने झंडे गाड़ दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके आए आप, बहुत अच्छी संख्या है, तो इंटरव्यू का कम प्रभाव पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जैसे राज्य सेवा परीक्षाएं जहाँ भी इंटरव्यू होता है सिविल सर्विसेज वगैरह का, तो वहाँ पर तो ये रहता है कि पद डिसाइड होता है कि इंटरव्यू में अच्छे अंक आ गए तो पद। यहाँ पर ऐसा है कि जो भी मेरिट बनेगी इन टोटल 900 अंकों से बनेगी, और उसमें आपके यदि साक्षात्कार में थोड़ा कम है, यदि सब्जेक्ट में अधिक है तो आपका बढ़िया है, सहायक प्राध्यापक पद ही आपको मिलने वाला है, पद में कमी नहीं होने वाली है ना। तो फोकस करना ही है अपने विषय पर, सबसे अधिक अंकों का वही है, लेकिन इंटरव्यू से भी कई सारे बच्चे बाहर होते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा। अपने विषय का अध्ययन करते करते ही इंटरव्यू की तैयारी होती है। इंटरव्यू की कोई पृथक से तैयारी ऐसी नहीं होती, आप पढ़ते रहिएगा, अपने विषय का गहरा ज्ञान रखिएगा, जो सामान्य अध्ययन है उसका ज्ञान आप रखिएगा। इंटरव्यू में ज़्यादा रोल कौन निभाएगा? जो 50 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, उसको जब 50 प्रश्न जो आने वाले हैं 200 अंकों के, उस पर ज़्यादा ज्ञान रखिएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स की बात है, आपके सिलेबस में एमपीजीके की बात है, आपके सिलेबस में जनजातियों की बात है। और इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, कई बार वो विषय पर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो इधर उधर की ही बातें करते हैं, कोई नवीनतम मुद्दों पर आपकी बातें पूछते रहते हैं, या कि फिर आप जनजातियों के क्षेत्रों से संबंधित बातें, या कि फिर आपका एमपीजीके स्थानीय जानकारियाँ आपसे पूछते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट पेपर को आप अच्छे से यदि पढ़ते हैं तो आपके साक्षात्कार में भी हेल्प होने वाली है। तो 100 अंकों का साक्षात्कार होने वाला है, इसे आप ध्यान में रखिए। 800 टोटल जो आपका प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र, और 100 अंकों का आपका साक्षात्कार, इस तरह से कुल 900 अंकों का आपका पूरा जो ये परीक्षा है वो होने वाली है। तो ये परीक्षा योजना है, किस तरह से आपका पेपर होगा ये बात आप पहले भी जान चुके होंगे। फिर भी जो मेरी ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है कि जो भी अभ्यर्थी अभी भी ये ना समझ पाए हो उनको ये मैं सिखाऊं और बताऊं। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, और कुछ काम की बातें बता दें। तो ये आपका क्या है, अभी मैं पाठ्यक्रम पर भी चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा उस पाठ्यक्रम को डिस्कस करने के पहले कुछ बातें बता दूं कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी शुरू करें, किसी भी परीक्षा की, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि सहायक प्राध्यापक, किसी भी परीक्षा की, तो वही कॉमन बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताऊं किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम को आपको सबसे पहले समझना होगा। यहाँ पर आपको मैं पाठ्यक्रम डिकोड कह दूं इस चीज को, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि जो भी आपका पाठ्यक्रम होता है उसे आप समझें, क्या विषय लिखे गए हैं, क्या मुद्दे लिखे गए हैं, उसमें क्या पढ़ना होता है, ये आपको समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़िएगा, एक एक बिंदु को पढ़िएगा, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ क्या रखा हुआ है, वो सब आपको देखना होगा। ठीक, तो पाठ्यक्रम को आप डिकोड करेंगे। पाठ्यक्रम को डिकोड करने के पश्चात आप जो दूसरा काम करेंगे वो होगा PYQs का। विद्यार्थियों, किसका होगा? PYQs का होगा। PYQs का होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा। किसका होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा। कोई भी परीक्षा, फिर वही बात है कि सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा मैं, ये तो सभी के लिए सेम रूल है कि आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम देखना है। पाठ्यक्रम में मान लीजिए कोई टॉपिक लिखा हुआ है 1, ठीक है, यदि ज्योग्राफी से है तो आपका इंडियन ज्योग्राफी में भी फॉरेस्ट पढ़ना होता है, या कि और फर्स्ट पेपर में तो है ही 1, मान लीजिए किसी का भी 1 है, तो 1 यदि पढ़ना है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 के अंदर कितना जाना है? 1 तो एक बहुत बड़ा विषय है ना। मृदा समझ लीजिए आप, एक ऐसा टॉपिक, मृदा अलग से एक विषय के रूप में है, मृदा विज्ञान, चट्टान विज्ञान, तो ये टॉपिक के रूप में लिखे गए हैं। तो हमको इसके कितने अंदर जाना है वो कब पता चलेगा आपको, कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे विद्यार्थियों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तब पता चलेगा कि किसी टॉपिक में कितने गहराई पर हमको जाना है। तो दूसरा काम आपका विद्यार्थियों ये होगा। तीसरा काम क्या होगा विद्यार्थियों? तीसरा काम होगा आपको जो मेन कंटेंट है, अब जो सिलेबस के अनुसार जो आपका है, उसमें आपको आपका जो पूरा डेटा है आपका पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण जानकारी, मतलब अब जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो टॉपिक्स हैं, उनको आप पढ़ेंगे एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से, एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप उसे पढ़ेंगे। राइट, क्रमबद्ध तरीके से बहुत अच्छा तरीका होता है ये। दो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपन तो 2 उपागम होते हैं, एक होता है क्रमबद्ध उपागम और दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम।
उपागम मतलब अप्रोच। तो क्रमबद्धता से फायदा ये मिलता है विद्यार्थियों कि पहले जब आप कोई चीज़ सीख चुके होते हैं उसके आगे के टॉपिक्स के लिए वो सहायता हमें दे देता है कि हम को ये ज्ञान है पहले से ही, तो आगे वो ज्ञान काम आता है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो क्रमबद्धता से हमको पूरा जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उनको सिस्टमेटिक तरीके से हमको पढ़ना होगा। तो आपने पाठ्यक्रम पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर एक नज़र बनाई आपने, और फिर पूरी जानकारी जो आपके पाठ्यक्रम में सारे टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना शुरू करिए। ये बहुत बड़ा भाग होने वाला है, बहुत समय भी लगेगा इसको पढ़ने में। इसको आप बढ़िया से पढ़िए। आपको कुछ समझ में नहीं आता पुस्तकों से तो आप वीडियो सेशंस देखें, जानकारियाँ देखें, किसी से पढ़ें, किसी शिक्षक को अपना मार्गदर्शक बनाकर उससे अध्ययन का कार्य शुरू करें। और फिर यहाँ पर ये क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ आपको सोर्स वगैरह पर ध्यान रखने के साथ साथ जब ये चीज़ पूरी हो जाए या आप सब कुछ पढ़ चुके हों, तब फिर आपका काम होगा विद्यार्थियों रिवीजन का। किसका होगा? रिवीजन का। यहाँ पर भी मैं रिवीजन लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं रिवीजन लिख देता हूँ। कारण ये है कि आप पूरा पढ़ते रहें और फिर बाद में हम रिवाइज करें सोचेंगे तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक टॉपिक पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, एक टॉपिक पढ़िए, दूसरा टॉपिक पढ़िए, तीसरा पढ़िए, फिर पूरा रिवाइज करिए। वहीं पर आप 2-3 बार जब रिवाइज कर करके पढ़ते चलेंगे विद्यार्थियों, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। यदि एक बार ही पढ़ा टॉपिक को और फिर अब सोचो कि अब हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, तो ऐसा तरीका ठीक नहीं होता। एक को पढ़िए, पूरा पढ़कर एक कंक्लूड कर लीजिए, पूरा उसका निष्कर्ष मन में याद कर लीजिए या लिखकर या क्वेश्चंस लगाकर ऑब्जेक्टिव टाइप वो याद कर लीजिए। या कि फिर आप क्या करिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर दूसरा जब आप पढ़ चुके हो तो पहले को पहले रिवाइज करिए, फिर दूसरे को रिवाइज करिए, फिर तीसरा टॉपिक पढ़िए, फिर वापस आइए पहले पर, दूसरे पर, और फिर तीसरे को रिवाइज करिए, फिर चौथा पढ़िए। तो अब शुरू के 2 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आप उसे 3-3 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो फिर अब आप दूसरे को रिवाइज करिए। मतलब एक चीज को 3 बार कम से कम चक्र में पूरा करना है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक बार पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, और उनको बार बार जब भी नया टॉपिक शुरू हो तो पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करते चलिए वहीं पर, है ना। आप सोचेंगे कि वहां पर ना पढ़े, सिर्फ टॉपिक पढ़कर निकल जाए, सारा सिलेबस पढ़ लिया आपने, फिर जब आप रिवीजन पर आओगे ना तो आपको लगेगा कि सब फिर से शुरू कर रहे हैं हम। उतना ही समय लगेगा वापस उसको रिकॉल करने में। और यदि आपने बीच बीच में टॉपिक वाइज भी रिवीजन किया है तब फिर आपके लिए वो नया नहीं रहेगा, काफ़ी कम समय लगेगा आपको रिवाइज करने में चीज़ों को, और फिर शानदार आपको एमसीक्यूज जो है वो लगाते रहना है। रिवीजन में 2 तरीके हैं, एक तो आप रीड करके भी रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, वापस से वही जो नोट्स होंगी, पीडीएफ्स होंगी, उनको पढ़कर, या कि फिर इसके साथ साथ आप एमसीक्यूज लगाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। एमसीक्यूज से जहां पर जो क्वेश्चन आ जाए सीधे ही आप अपनी नोट्स उठाइए, अपना टॉपिक उठाइए और देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, यहाँ पर ये मैंने पढ़ा था। इतनी बार पलटिए उन चीज़ों को कि चित्र छप जाए यहाँ दिमाग में। क्वेश्चन लगाएंगे, भूलता है, क्वेश्चन लगाओगे तो पूरी जानकारी थोड़ी, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं तो एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट याद रहेगा किस टॉपिक में यहाँ पर लिखा है, पर 2 नहीं याद आएंगे। वापस जाइए, नोट्स को देखिए कि हाँ ये 4 स्टेटमेंट्स इस डेटा से हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए, 2-4 फैक्ट और अतिरिक्त आपके नज़र में आ जाएंगे। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो एकदम चित्र छपा रहेगा आपके दिमाग में, चित्र छपा रहेगा, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो शानदार प्रदर्शन आपका निकलकर सामने आएगा। तो ये तरीका है। यदि ये आप खुद से कर पा रहे हैं तो अति उत्तम बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं चूक हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्री रमा एकेडमी के साथ। पेपर 1 की प्रॉपर तैयारी हम करवा रहे हैं। इसकी फीस बहुत कम, 999 रुपये, जिसमें 5 यूनिट्स हैं, अच्छा खासा सिलेबस है। और ये जो कीमत है 999, ये केवल डिटेल पढ़ा देने बस की नहीं है, इसमें आपको 40 टेस्ट भी फ्री मिलेंगे। तो जिस कीमत पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है उसी कीमत पर आपको डिटेल के साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है। टेस्ट का मतलब आपका प्रॉपर जो 5 यूनिट्स हैं उनके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे 100 क्वेश्चंस के, और उनको आप करेंगे। और फिर ये आपका जब आप पढ़ चुके होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो आधार होना चाहिए ना क्वेश्चंस लगाने का, ये आधार रहेगा हमारा। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों तो संपर्क कर सकते हैं। श्री रमा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। या कुछ इशू हो आपको तो आगे कहीं नंबर दिखेगा, मैं बता दूंगा, उस नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो ये अभी पीछे जो सिखाया मैंने पैटर्न, ये पढ़ाई करने का तरीका है। आप खुद से ये कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो एक एक बात को हम करवा कर आपको देंगे। हम का मतलब हमारी टीम,
MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने ये बैच लॉन्च किया है, प्रोफेसर बैच लॉन्च किया है विद्यार्थियों। और ये नया बैच है हमारा, सफलता की ओर बढ़ता कदम है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, कभी भी आप कितनी भी बार, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, उनको कितनी भी बार आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो सेशन पढ़ाए जाएंगे प्रॉपर टू द पॉइंट, उसी वीडियो के साथ आपको उसका PDF मिलेगा वहीं पर। तो आप जो है तो इस तरह से इसका सहारा ले सकते हैं, PDF भी आपको मिलेगा। अनुभवी शिक्षक जिनको एक अनुभव है, जैसे मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। और ये अनुभवी का मतलब अर्थ आप जानना चाहें तो अनुभव कितना है, तो मैं वर्ष 2017 से विद्यार्थियों पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का जो तरीका है, विषय का ज्ञान देखो सभी शिक्षकों को होता है, जो शिक्षक बनता है तो उसके पास ज्ञान तो होता है, राइट। लेकिन कई बार तरीके पर फर्क पड़ जाता है कि कौन से टीचर बच्चों तक कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मैं वादा करता हूं कि आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो यही है कि टॉपिक पढ़ाता हूं, टॉपिक के साथ ही मैं PYQs दिखा देता हूं आपको कि ये जो अभी पढ़ा, ऐसे ऐसे प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कोई दूसरी परीक्षा मुझे उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। MPPSC जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, MPPSC ही 20-30 प्रकार के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। उनका राज्य सेवा परीक्षा को केवल छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट पेपर में आपका जो सहायक प्राध्यापक का पाठ्यक्रम है, सेम टू सेम वही पाठ्यक्रम सबका है। फूड सेफ्टी ऑफिसर है, स्टेट सर्विस एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम है, या अन्य कई सहायक संचालक, खनिज अधिकारी, कितने सारे तो पद हैं, उन सबका ही सिलेबस लगभग एक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हो चुके हैं, उनके ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, तो वो सब काम मेरा रहता। तो एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित हम तैयारी करवाएंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट आपको 40 जो पीछे बता दिया वो मिल जाएगा, हमारी टेस्ट हमारे ऐप पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। और आप जितना जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे तो आप लाइव सेशन से जुड़ पाएंगे, विद्यार्थियों, क्योंकि लाइव में आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आप सोचे बाद में ले लेंगे, तब तक तो हम पढ़ा चुके होंगे, और फिर आपको रिकॉर्डेड देखना होगा, और फिर आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। और कई बार टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है कि शिक्षक तो दूसरे फिर काम में बिजी रहते हैं, कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, दूसरा सब्जेक्ट का मतलब दूसरे एग्जाम के लिए दूसरा वो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बार बात नहीं हो पाती। तो डाउट्स वगैरह क्लियर रहते हैं लाइव के साथ। तो आपको समय से जुड़ जाना है, और ये आप प्रोफेसर बैच आपका कोर्स है। चलिए, तो पीछे मैंने अभी आपको बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का, द्वितीय प्रश्न पत्र आपके 600 अंकों का, और इंटरव्यू आपका 100 अंकों का रहेगा। वो तो आपके जो परीक्षा योजना थी वो थी। ये प्रश्न पत्र की योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। 2 सत्र का मतलब 2 बारी में होगा, एक बार फर्स्ट पेपर होगा और एक बार सेकंड पेपर। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु तो सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित 150 प्रश्न होंगे, ये हम पहले ही जान चुके हैं। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न आपको प्राप्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का होगा। ये बात आप जानते हैं, तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। दोनों प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प आपको मिलेंगे, A, B, C, D। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उस उत्तर को निरस्त कर दिया जाएगा। कॉमन बात है, ये पहले से आपको विदित होगी। प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित विषय के 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनेगी। यानी कि जो पहला प्रश्न पत्र है और दूसरा, दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी। सामान्यतः ये होता है कि प्रथम प्रश्न पत्र, जैसे कई बार प्रीलिम्स उसे हम कह देते हैं, वो आपका नहीं जोड़ा जाता। दूसरा प्रश्न पत्र जो मुख्य होता है उससे, तो यहां पर दोनों ही प्रश्न पत्रों पर आपको अच्छे अंक अर्जित करने होंगे, दोनों से ही आपको सहायता मिलेगी। इसीलिए तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं और आपको पढ़ाने के लिए आए हैं कि आपको उसे हल्के में नहीं लेना। आपके सिलेक्शन में उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, वो केवल क्वालिफाइंग नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पूरा जो 800 अंक है उसी से आपकी मेरिट बनने वाली है। और आगे आ जाएं, अगले पॉइंट पर चलें, 5वें। तो दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब यह है कि आपको 40% अंक कम से कम प्राप्त करने होंगे। 40% है ना, तो आप निकाल लेना 200 का 40% और आपके
600 का 40%, तो उतने अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। उसको 4 से भाग दे देना तो क्वेश्चंस की संख्या आ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस सही करना है। मध्य प्रदेश के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। तो ये इनके लिए थोड़ा सा आरक्षण की व्यवस्था है, 10-10% अंकों की छूट मिलेगी। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने होंगे। वही पैटर्न जो 40% जनरल के लिए है, वही आपके ओबीसी, एससी, एसटी और जो दिव्यांग श्रेणी है उनके लिए 10% की छूट हो जाएगी और उनको 30-30% कम से कम अंक प्राप्त करना होंगे। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। तो बाकी सभी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ऐसे विषय ये हिंदी और इंग्लिश में होंगे। और यदि कुछ भाषाएं जैसे आपके उसमें है संस्कृत वगैरह है, और भी हैं कुछ भाषाएं है ना, मराठी है जो मुझे याद आ रहा है, आप उसमें देखिएगा बहुत बड़ी लिस्ट है वो तो उन भाषाओं के जो प्रश्न पत्र होंगे वो तो उसी भाषा में होंगे। ठीक, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होता है इंग्लिश में, रिकॉर्ड आप अच्छे से समझते होंगे। तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप एक शब्द में कह दीजिए कि वो होगा परीक्षा के पश्चात आपसे अभिलेख मांगे जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और जो लोग सही डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर पाएंगे उन्हीं को ही अर्ह यानी कि योग्य माना जाएगा, आप इस पद के लिए योग्य। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है कि आपको कि इतना कम से कम साक्षात्कार में प्राप्त करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुख्य विषय में यदि अच्छे नंबर आते हैं, यहाँ आपको यदि 10 नंबर भी मिलते हैं, यदि वहाँ से आपके अच्छे अंक हैं तो आपकी जो टोटल मेरिट बनेगी वो आप कहीं ना कहीं आपकी अधिक होगी और सिलेक्शन वाले अंक से यदि पार है वो अंक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा इसमें कोई न्यूनतम अंकों की बात नहीं है। तो ये रहा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र की जो योजना थी। पहले परीक्षा योजना की बात की हमने, फिर प्रश्न पत्र योजना की। अब हम बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, पढ़ता तो हूं मैं, हर बात पढ़कर समझा देता हूं आपको एक एक बात का मतलब। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में से संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी ओएमआर सीट पर आधारित एमपीपीएससी की अच्छी बात ये है, मुझे तो ऑफलाइन पद्धति ही ज़्यादा बेटर लगती है ना, ऑफलाइन पेपर लेता ही अच्छी चीज़ है। तो चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित कर 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसका तात्पर्य यह है कि आप जब पेपर दे चुके होंगे उसके अगले दिन या एक दिन बाद किसी भी टाइम पर प्रावधिक उत्तर कुंजी आती है जो कि फाइनल नहीं है, अंतिम उत्तर कुंजी नहीं होती है, वो प्रावधिक कहलाती है। और वो उत्तर कुंजी में यदि आपको लगता है कि कुछ इशू है, ये प्रश्न का उत्तर गलत आयोग ने दिया है, आप आपत्तियां अपनी भेज सकते हैं आयोग को और वो आपत्तियां चेक करेगा। उसके लिए आपको साक्ष्य जुटाने होंगे, सरकारी साक्ष्य जुटाने होंगे और वो आप आपत्तियां दर्ज कराएंगे। आयोग को लगेगा कि हाँ इसकी बात सही है तो फिर वो आंसर चेंज करके फाइनल आंसर की यानी कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हैं। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आपका आंसर सही ही मान लिया जाए लेकिन फिर भी वो पैसा वापस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आयोग के लिए नेगेटिव बात है ना। आयोग ऐसा क्यों करता है ये नहीं समझ में आता है कि आप ही गलत दे रहे हैं, फिर हमसे पैसा लेकर आपत्ति ले रहे हैं और कई बार जानबूझकर, आजकल तो कम हो रहा है लेकिन पहले एमपीपीएससी का ट्रेंड यही था कि जानबूझकर गलत उत्तर 5, 7, 8 उत्तर दे देते और कितने सारे बच्चे लगाते थे, फिर उसमें आपत्तियां, खूब पैसा कमाता था आयोग। तो शायद वही उद्देश्य रहा हो जो मैं समझता हूं, पैसे कमाने का। तो गलत उत्तर देते थे फिर बाद में सही कर देते थे, राइट। ऐसा तो यहाँ अब तो कम हो रहा है, ऐसा पहले ज़्यादा होता था। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी। अब ये कार्यवाही मत देखिए आप लोग कि क्या कार्यवाही की जाएगी, वो सब चेक करेंगे। इसमें एक बात यह है कि प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी भाषा में जो प्रश्न लिखा रहेगा उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों वो लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको हिंदी वाला भी पढ़ लेना है। जैसे पहले दूसरा चीज़ था, इसकी जगह क्या था, हिंदी की जगह इंग्लिश हुआ करता था कि इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा वो मान्य होगा,
लेकिन अभी क्या है, हिंदी वाला वर्जन मान्य होगा, इंग्लिश वाले में यदि कुछ उलट पलट हो जाए कि हिंदी में अलग ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में अलग ट्रांसलेशन है, तो हिंदी के अनुसार आपने आंसर किया तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इंग्लिश वाले होंगे वो आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ, है ना। तो हिंदी वर्जन सही माना जाएगा, तो इंग्लिश वाले हिंदी भी देख लिया कीजिएगा। ऐसे प्रश्न जिनका समझ में आ जाता है ना कि थोड़ा सा त्रुटि लग रही है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आप हिंदी को पढ़ लीजिए। पहले हिंदी वालों को कुछ लगता था तो इंग्लिश पढ़ लेते थे वो, ऐसा। चलें इसको देखने की जरूरत नहीं है और आगे चलें। कुछ काम की बातें मैं निकाल कर आपको सीधे कंक्लूड कर दूं। चलो ये सब बातें फिर आपकी बात की हैं तो आप इतना समझ ही जाएंगे जब आप लोग पेपर दे लेंगे एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम पाठ्यक्रम पर विद्यार्थियों। कहां पर आ जाते हैं? पाठ्यक्रम पर। तो पहले ही जान लीजिए कि 5 इकाइयां हैं आपके पाठ्यक्रम में। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां, 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली इकाई पर सीधे सीधे सिंपल लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। अब ये आपको जब पढ़ाया जाएगा तब ये वापस आपको डिकोड करके बताया जाएगा। सिंपल बता दूं मैं तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये कालखंड है ना। आप यदि अब इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल का कोई उपविभाजन नहीं। ऐतिहासिक काल के 3 उपविभाजन होते हैं। आपका प्राचीन इतिहास होता है, फिर आपका मध्यकालीन होता है और फिर आपका आधुनिक होता है। तो जो हमारे आयोग के लोग हैं थोड़ा सा ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पर, यहाँ वही चीज़ लिख दी है इन्होंने, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये चीज़ लिख दी है, ठीक। आधुनिक इतिहास का ही भाग स्वतंत्रता आंदोलन ही होता है। ये ना भी लिखते, इतनी ही बातें लिख देते, या कि कोई दिक्कत नहीं, आप मध्य प्रदेश का इतिहास बस लिख देते तो भी हम पढ़ते यही जो आपने लिखा है। पर ठीक है, थोड़ा सा डिकोड करके उन्होंने दे दिया तो एक सहायता के रूप में मिल जाती हमको, लेकिन सही तरीका नहीं है। मुझे तो ये सिलेबस डिकोड करना इनका पसंद नहीं है, कुछ भी कहीं से भी उठाकर ये रख देते हैं बिना सोचे समझे, है ना। एक सिलेबस एक विषय के विशेषज्ञ से बनवाए तब तो अच्छा होता है, वो विषय को समझेगा तो ठीक तरीके से पैटर्न में क्रमबद्ध तरीके से उसको विभाजित करके प्रस्तुत करेगा। तो ऐसा ये शायद नहीं करते, इसलिए ऐसी त्रुटियां होती हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य भी आपको इसी इतिहास के साथ साथ हमको पढ़ना है। तो ये 4-5 बिंदु हैं आपके, कुल मिलाकर आपको प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल जो होगा उसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो जाता है और उसके बाद फिर आपका ये जनजातियों का इतिहास खास तौर पर आपको पढ़ना है और उनका साहित्य। आगे चले, मध्य प्रदेश का भूगोल है। मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाएगा दूसरी यूनिट में। राज्य की भौगोलिक स्थिति और विस्तार सबसे पहले बिंदु पर आपको जानना ही चाहिए, और फिर उसके पश्चात प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं। अब देखो यहाँ कैसे इन्होंने बनाया है, तो जलवायु है, मौसम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब यहाँ मिट्टियां बीच में डालने की क्या जरूरत थी? जलवायु, मौसम, तापमान, वर्षा एक साथ लिख देते भाई साहब आप, क्या आपत्ति थी इसमें, है ना। मतलब ये भी किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा नहीं बनवाया गया सिलेबस। इसमें आपको पता है कि जलवायु के साथ ही तो ये सब तापमान, वर्षा, मौसम, ये सब बातें पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ कॉमा लगाने की क्या आवश्यकता थी बीच में? मिट्टियां इसके बाद लिख देते आप, है ना। पर ठीक है, जैसा है। हमारे टॉपिक्स कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश का स्थिति और विस्तार, नदियां हैं, पर्वत है, जलवायु एक शब्द में कहा जाए, मिट्टियां हैं, वनों के प्रकार और उसके वनोपज, फिर यहाँ प्रमुख फसलें यानी कि कृषि वाली बात है, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई परियोजनाएं यानी कि सिंचाई की बात आपको पढ़नी पड़ेगी कुल मिलाकर। ये ताप विद्युत परियोजनाएं अलग से इन्होंने लिख रखी है, जबकि वो सिंपल ऊर्जा भी लिख देते तो ये आदमी पढ़ता ही है। ताप विद्युत परियोजना एक प्रकार से जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं, उसमें तापीय ऊर्जा ही तो हम पढ़ते हैं, तापीय ऊर्जा पढ़ते हैं। परंपरागत में तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा यही पढ़ते हैं। तो आप ये ना भी लिखते, सिर्फ ऊर्जा लिख देते या ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत लिख देते तो भी पढ़ते हम इसको, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब समझना है, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और यहाँ पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पढ़ना है, ठीक। ऊर्जा एक टॉपिक के रूप में आप समझ सकते हैं कि ये पूरी लाइन ऊर्जा से संबंधित। फिर यहाँ प्रमुख खनिज है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ की है, किसको नहीं कुछ लिख दिया, खनिज बस लिख दिया, बाकी हम समझदार हैं, हम समझते हैं कि क्या इसमें पढ़ना है, तो ये अच्छा कर दिया इसने, ठीक। जनसंख्या का आकार वृद्धि और साक्षरता वगैरह ये यहाँ पर आ जाएगा, ये अच्छी चीज़, जनसंख्या जनगणना के आंकड़े। यहाँ पर यातायात यानी मध्य प्रदेश में परिवहन, और फिर ये उद्योग बहुत बड़ा हिस्सा होता है, कई प्रकार के उद्योग होते हैं हमारे यहाँ, वन आधारित, कृषि आधारित, है ना। तो इसमें सिर्फ हमसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात पूछी है, तो इसको ही केवल पढ़ेंगे, बाकी उद्योग नहीं पढ़ा जाता है, ठीक।
चलो आगे चलते हैं अगली यूनिट पर। तो यहाँ इकाई 3 है जिसको दो भागों में इनने बांटा है। एक में आपका भाग ए में मध्य प्रदेश की पॉलिटी है और भाग बा में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। ठीक, फटाफट कर देता हूं मैं, ज्यादा समय ना लूं। तो अब आप ये चीज तो ठीक है, आप पॉलिटी में नॉर्मली राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त वगैरह पढ़ते ही हैं। साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये सब भी पढ़ते हैं। जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, यहाँ तक की बात तो ठीक है, ये कॉमन पढ़ाई जाता है। कोई कहे कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी सिलेबस में आना है तो ये बात पढ़ी जाती है। इसमें कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी हैं, कुछ आयोग इनने दिए हैं, हालांकि आयोग भी पढ़ते हैं, इसको भी हम कॉमनली पढ़ते ही हैं जब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे होते हैं। देखो, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो विधायिका में ये सब आपके जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल वगैरह, विधानसभा वगैरह की बात ये सब पढ़ लेते हैं। कार्यपालिका में एक्चुअली जो विधायिका है उसमें तो विधानसभा की बात मुख्यतः रहती है और साथ ही साथ विधायिका का अंग राज्यपाल भी होता है। तो चाहे आप राज्यपाल को विधायिका में पढ़ लें, और राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का भी भाग होता है। तो और कार्यपालिका क्या, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कार्यपालिका के भाग होते हैं। तो विधायिका में विधानसभा समझ लो और कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को समझ लो और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय की बात समझ लो। ठीक है, और फिर कुछ और जो हमारे यहाँ संगठन, संस्थान, प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हमको ये सब सचिवालय वगैरह पढ़ना पड़ता है। उसका प्रमुख अधिकारी प्रमुख सचिव होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। संभागायुक्त, सचिव के बाद सीधे इन्होंने संभागायुक्त लिख दिया है। मतलब हम सिंपल कह दें तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था में भी हम प्रशासन को कैटेगराइज करते हैं कि एक सामान्य प्रशासन होता है जिसमें आप सचिवालय की बात करते हैं, संचालनालय की बात करते हैं जिसे निदेशालय भी कहते हैं, फिर उसके नीचे संभागायुक्त की बात करते हैं, संभाग की बात करते हैं, जिले तक की बातें हम करते हैं, कलेक्टर वगैरह की बात करते हैं। फिर एक पुलिस प्रशासन को अलग से हम पढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में, उच्च पद से डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक की बात करते हैं। तो ये पुलिस कमिश्नर यहाँ सीधा लिखा है, कोई बात नहीं। फिर ये सब जिला प्रशासन, इन सब के बाद फिर ये स्थानीय स्वशासन पर यहाँ से आ जाते हैं हम। तो स्थानीय स्वशासन में आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन। तो सिर्फ लिख देता है स्थानीय स्वशासन, तो ही उसको दो भाग में बांटकर पढ़ाया जाता है। एक नगरीय प्रशासन होता है, नगरीय स्थानीय स्वशासन, और पंचायती राज में पंचायतों की बात की जाती है। और यहाँ पर फिर आयोग, प्रशासनिक व्यवस्था में ही कुछ आयोगों को पढ़ा जाता है, जैसे कि राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब ये जब आप पंचायती राज पढ़ोगे तो राज्य चुनाव आयोग क्यों नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ही, वहीं पे पढ़ लोगे। राज्य सूचना आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य महिला आयोग है। ये प्रमुख आयोग हैं। साथ ही साथ अब ये पॉलिटी का ही भाग है। देखो, विधायिका होती है, उसका काम कानून बनाना ही होता है। तो जो कानून इंपॉर्टेंट लगा आयोग को, उसने कुछ कानून भी दिया कि आप एक प्राध्यापक होने वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन कानूनों की जानकारी हो। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 ये है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेशा एक्ट जो अभी हमारे मध्य प्रदेश में लागू भी है 2022 में, 1996 इसके प्रावधान पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधान पढ़ना है और मध्य प्रदेश गौवंश निषेध अधिनियम 2004 का पढ़ना है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 अधिनियम है आपके, इनको पढ़ना होता है। तो 4 अधिनियम तो बढ़िया है, ये सिलेबस ठीक लगा मुझको। बस थोड़ा सा शब्द यहाँ वहाँ उन्होंने करे हैं, बाकी बढ़िया है, सिस्टमेटिक है। तो ये सिलेबस राजनीति का है। अर्थव्यवस्था पर आ जाइए तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन यानी कि एक ओवरव्यू लेना होगा आपको कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, किस स्थिति में है, वो सब। मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति हमको बतानी होगी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास बताना होगा। ये सब आपका जो अर्थव्यवस्था में बात लिखी है ना, आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना, वहीं से सीधे सीधे शब्द उठाकर दे दिए गए हैं, घबराना नहीं, पर्याप्त आंकड़े मिल जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की स्थिति है। सतत विकास लक्ष्य है, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। इन सब की बातें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में करेंगे। छोटा सिलेबस है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी बातें नहीं है, पर उसने कुछ कुछ बातें छांट कर दे दी है। आंकड़े ही आंकड़े हैं, इकोनॉमिक सर्वे में सब अवेलेबल होते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं रहती इसमें। चलो और आगे चलते हैं। तो इकाई 4 है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, विशेष संदर्भ मध्य प्रदेश का। तो ये इस समय आयोग के द्वारा या जो भी परीक्षाएं हैं आपकी राज्य स्तरीय, उसमें जनजातियों को बहुत फोकस किया जा रहा है। इसलिए सेपरेट, पहले तो सिर्फ ऐसे ही फर्स्ट पेपर में यानी कि हिस्ट्री एंड कल्चर वाले पार्ट में जनजातियों की बात पूछ लेते थे, लेकिन इसको पृथक से इन्होंने इस तरह विस्तार से लिख दिया है, तो अच्छे से पढ़ना होगा। देखो विद्यार्थियों, आप जो राज्य सेवा परीक्षा, सिविल सर्विसेज की भी परीक्षा होती हैं, तो ये जनजातियों पर फोकस है प्रशासन का इस समय। जो नए नए पदाधिकारी नियुक्त भी हो रहे हैं ना, उनका पहली जो पोस्टिंग होती है वो जनजातीय क्षेत्रों में ही होती है। तो मेरे अभी जितने भी मित्र जैसे कुछ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे,
बहुत सारे छात्र थे, मित्र थे, वो सबका सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं कोई मंडला में पोस्टेड है, कोई बड़वानी में है, कोई आपके बालाघाट, कोई आपके झाबुआ में, ऐसी ही पोस्टिंग मिली है। जनजातीय क्षेत्रों पर काम शुरू करवा रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं कि आप वहीं से सीखिए काम, ऐसा। तो ये जनजातियों पर फोकस है प्रदेश सरकार का, तो ये सिलेबस अलग से आपका जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पता चल जाए आपको सबसे पहले कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, तब तो आप काम कर पाएंगे आगे का। ठीक, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। जनजातियां, जो प्रमुख जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, कोल, भील, बैगा, गोंड, ये सब जो जनजातियां हैं, भारिया, कोरकू, और साथ ही साथ विशेष पिछड़ी जनजातियां जो आपका सहरिया है, बैगा है और भारिया है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियां, इनको ही पढ़ना है। और जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनकी बात बहुत सारी करनी होती है। जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, है ना, इस सब बोली साहित्य, इन सब पर भी आपको जानकारी रखनी होगी। जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या है, वो पीछे भी फर्स्ट पेपर में भी लिखा, फर्स्ट यूनिट में भी लिखा है, वही बात यहाँ आएगी। अलग अलग व्यक्तित्वों को उठाकर आपको यहाँ बताना होगा कि उनका क्या योगदान था। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी बात करिएगा। जनजातीय व्यक्तित्व मतलब ऐसा, देखो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान था उनकी तो करोगे ही, वो भी एक व्यक्तित्व ही है। अब जो और क्षेत्र बचते हैं ना, कि कोई आर्थिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा होगा जनजातीय व्यक्ति, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई और कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है ना, तो उन व्यक्तित्वों को भी आपको जानना होगा। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, तो उनसे संबंधित जो प्रमुख संस्थान है उनकी भी जानकारी रखेंगे आप, और लोक संस्कृति और लोक साहित्यों की भी जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से एक डीप में नॉलेज आपको जनजातियों का मध्य प्रदेश की होना चाहिए। आखिरी जो हमारा यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सामसायिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो दो टॉपिक है इसमें, आप कह दीजिए दो सब्जेक्ट हैं, एक करंट अफेयर्स कह दीजिए और दूसरा आपका आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल कंप्यूटर कह दीजिए उसको। ठीक, तो समसायिक घटनाओं में देखो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं और राष्ट्रीय घटनाएं हैं, फिर आपका मध्य प्रदेश की भी घटनाएं हैं। तो ये बिंदु जो है वो करंट अफेयर्स के हैं, साथ ही साथ जो करंट में चर्चित व्यक्ति हैं, ये शुरू के 3 बिंदु आपके करंट के हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका नीचे यहां पर कंप्यूटर के 2 बिंदु लिखे गए हैं, इसमें कुल 8 बिंदु आपको दिख रहे होंगे। कंप्यूटर, जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होता है उसको पढ़ना है यहां पर इस कंप्यूटर में। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी जिसे आप कहते हैं, ये पढ़ना है। ई गवर्नेंस है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब बातें आपको कंप्यूटर में पढ़नी है। तो घिसा पिटा सिलेबस नहीं है बच्चों। पहले जो कंप्यूटर आता था ना, जितना इसमें इसको जितना आप पढ़ेंगे उतना ही पूछा जाता था। आज वो एक टॉपिक के रूप में इनने लिख दिया है, और बाकी सारी जो नवीनतम प्रौद्योगिकियां हैं उनकी जानकारी आप रखिए कि आईसीटी है, ई गवर्नेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे अपन। जो भी पढ़ेंगे अपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, ये एक साथ ही पढ़ा जाता है, एआई से ही रिलेटेड है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एक कॉन्सेप्ट है, फिर आपका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। तो कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकियां और कुछ कॉमन प्रौद्योगिकी, तो ये आपका है ही कंप्यूटर। इस तरह से आपका पूरा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों कंप्लीट होगा। तो थोड़ा बहुत डिकोड तो मैंने ही कर दिया है, अलग अलग बात बताकर, थोड़ा थोड़ा समझाते हुए। आप जब अलग अलग विषयों को अलग अलग विद्वानों से पढ़ेंगे तो वो भी आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि इसको हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कुछ करना है, राइट। तो ये 5 यूनिट्स हमारी विद्यार्थियों ऐसी रहेंगी। अब आपका जो है तो मुख्य विषय जो रहेगा उसकी बात रहेगी। एक बार पुनः आपको बता दूं कि ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम करवाने वाले हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मेरे खुद के पड़े हुए हैं, एमपीजी के भी मैं पढ़ाता हूं आपको, और आईसीटी यानी कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं। बहुत लेंदी यानी कि बहुत विस्तृत रूप से मैंने पढ़ाया है, और आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो भी विषय मैं पढ़ाऊँगा, शानदार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो। तो विद्यार्थियों, आप जुड़ सकते हैं श्री रमा एकेडमी के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रथम प्रश्न पत्र है वो पूरा हम कराने का वादा करते हैं आपसे, और 999 रुपये मात्र इसकी कीमत है। और इस कीमत में न केवल वीडियो लेक्चर्स बल्कि आपको टेस्ट सीरीज मुफ्त दी जा रही है, जिसमें 40 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये रही बात विद्यार्थियों। थोड़ा सा और देख लीजिए सेकंड पेपर। अब यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का उदाहरण ले लिया है। आपका जब देखेंगे आप रिक्रूटमेंट वाले उसमें वेबसाइट में चले जाना आप एमपीपीएससी की, उसमें देखना रिक्रूटमेंट वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें आप देख लीजिएगा कौन कौन से विषयों के कितने पद आए हुए हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत व्याकरण, मराठी, ऐसे करके बहुत सारे विषयों की लिस्ट है। आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो उस
विषय को आप फोकस करेंगे सेकंड पेपर में। जैसे यहाँ कोई ज्योग्राफी से किसी का नेट क्वालिफाई होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और वो व्यक्ति ये 10 बिंदुओं में जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ सकता है। विचारधाराओं का इतिहास, फिर ऐसे ही आपका आगे भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, राजनीति भूगोल, प्रादेशिक नियोजन और विकास एक साथ है, आर्थिक भूगोल है, भारत का भूगोल है, और फिर मानचित्र कला, कार्टोग्राफी, और आगे चल के ये मध्य प्रदेश का भी भूगोल है। तो एक अच्छी चीज फर्स्ट पेपर को ढंग से पढ़ लेने में ये 10वीं यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी विद्यार्थियों। 10वीं यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। जो आपके वहां पर यूनिट 2 में सिलेबस था उसमें देखो मिट्टी लिखा है तो मिट्टियां पूरी हो जाएंगी, नदियां लिखा है तो नदियां पूरी हो जाएंगी, ये आपका प्रमुख फसलें कृषि लिखा है, सिंचाई वगैरह लिखा है, ये सब पूरा ही हो जाएगा, है ना। जलवायु पढ़ लोगे तो वर्षा प्रतिरूप समझ जाओगे। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन लिखे हैं। हाँ, उद्योगों में वहां केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जबकि यहाँ कुछ और उद्योग लिख दिए इसने, सीमेंट है, कागज है, रसायन और एल्यूमिनियम है। जनसंख्या, मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश, नर्मदा घाटी, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, ये सब फिर भौगोलिक प्रदेश है। तो भौगोलिक प्रदेश बस यहाँ पर आपका जो उस सिलेबस में था वो नहीं लिखा था। ये भू आकृतिक विभाग का मतलब विद्यार्थियों यही होता है, ठीक है। तो ये भौगोलिक प्रदेश जो आपके 7 भौगोलिक खंड है हमारे मध्य प्रदेश के, उसकी बात, इसे छोड़कर बाकी सारा यूनिट 2 के साथ ही आपका, यदि आप ज्योग्राफी के हैं तो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये रही बात विद्यार्थियों, ये रही बात आपके किसकी, पाठ्यक्रम डिस्कशन की। समझाया मैंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पूरी बात समझ गए होंगे आप। आशा करता हूं मैं आप तक पहुंचने में कामयाब रहा होऊंगा। यदि कोई आपको फिर भी डाउट रह जाता है, कुछ बात रह जाती है कि कैसा क्या होगा, कौन एलिजिबिलिटी, क्या कुछ जो भी आप जानते हैं, आयु सीमा, कुछ भी आप जो जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर दीजिएगा अपनी। उसका प्रत्युत्तर वहीं संभव होगा तो वहीं कर देंगे, नहीं तो हम कोई अलग वीडियो फिर लाएंगे, आपके कमेंट्स के आधार पर उनके जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। चलो, ये कुछ और जानकारी देख लीजिए आप। MPPSC 2026 ये हमारा सिविल सर्विसेज का एक है, जो भी सिविल सर्विसेज के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो विद्यार्थियों के लिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक का ये कोर्स पूरा रहेगा आपका। 19,999 रुपए केवल इसकी कीमत है विद्यार्थियों, और बहुत बहुत हार्ड वर्क करके विद्यार्थियों हम इसको कराने वाले हैं, क्योंकि सभी जगह या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आप देखते हैं तो वही घिसा पिटा रवैया, बस पढ़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा नहीं। हम आपको क्लास के साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिस कराते चलते हैं। इसमें प्रीलिम्स का तो ठीक है, कोई इशू है ही नहीं, वो तो सब कोई करा लेता है, उसमें नो डाउट। मुख्य मुद्दा मेंस का आता है विद्यार्थी, सिलेक्शन आपका वहीं से होना है, मेरिट आपकी वहीं से बननी है। और मेंस में ऑनलाइन में लोग वो मेहनत नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। तो हम आपकी यहाँ पर ऑनलाइन कॉपियाँ भी मंगाते हैं, चेक भी करते हैं, रोज आपको आपके होमवर्क देते हैं कि ये क्वेश्चन लिखिए। टॉपिक जो पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के कितने संभव है उस टॉपिक से, 2 मार्कर्स हैं आपके, 5 मार्कर्स, जो भी संभव हो सब आपको देते हैं। ऐसा हमारा सेशन रहता है। ऐसी गुणवत्ता, ऐसी क्वालिटी के साथ आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, श्री रमा एकेडमी के साथ। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का पूरा कोर्स 19,999 रुपए का है। ठीक, आधारशिला बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, कि आपको बताया जाएगा कैसे सिलेबस को पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो ये एक आधारशिला बैच मेंटोरशिप के लिए है, कि जो लोग पढ़ चुके हों और कुछ और जानना चाहते हो, फेस टू फेस बात करना चाहते हो आप शिक्षकों से कि क्या कैसा कुछ जानकारी, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग सीखना चाहते हो, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। आपकी जो भी बातें शेष रह गई हो, कोई भी टिप्पणी शेष रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके आंसर अवश्य ही मैं करूंगा। तो आज के लिए यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी दोस्तों से भी साझा कीजिएगा, और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा विद्यार्थियों। ये जानकारियाँ निकाली जाती हैं, काफ़ी मेहनत की जाती है इनके पीछे। ख्याल रखेंगे आप अपना, अपने परिवार का और इस संपूर्ण धारा का। मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ अगले मुद्दे पर, अगले सेशन पर। बाय बाय, टेक केयर।